अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। माय नेम इज़ मोहम्मद हारून, आई एम फ्रॉम पाकिस्तान। यार मुझे काफ़ी सारे मैसेजेस आए हुए थे लोगों के कि अगर यूएसए में स्टूडेंट वीज़े पे आना है तो वो उसके क्या तरीका है, उसका तरीका कार क्या है, कहाँ से स्टार्ट करना है, इनफैक्ट कौन सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपकी एडमिशन सिक्योरेंस को डिटरमिन करती हैं कि कैसे एडमिशन पॉसिबल है। सबसे पहली बात, मैं वीडियो शुरू करने से पहले आपको प्रॉपर कंटेंट जो है वो उसका एक्सप्लेनेशन देने से पहले आपको ये कहूँगा कि अगर आपने अभी तक मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर जो भी अपडेट है वो आप तक पहुंचा सकूं। आइदर इट इज़ अबाउट द वीज़ा, ये वीज़ा के रिलेटेड हो या फिर स्कॉलरशिप से रिलेटेड हो या स्टडी से रिलेटेड हो, क्योंकि यहाँ यूएसए के अंदर बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट्स F1 वीज़ा के ऊपर यहाँ पे काम कर रहे हैं, एंड स्टूडेंट भी हैं और साथ काम भी कर रहे हैं। आज की वीडियो में मैं सिर्फ ये कवर करूँगा कि आप यहाँ पे आने के लिए क्या चीज़ें, डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर होते हैं और कौन कौन सा रूट है यहाँ पे स्टूडेंट वीज़े का। एक तो आपके पास इंग्लिश का एग्ज़ाम, आइल्स, जिसे आइल्स कहते हैं। इन्होंने रिसेंटली डुओलिंगो भी इंट्रोड्यूस करवाया था, लेकिन डुओलिंगो अब ख़त्म हो गया है क्योंकि वो कोविड के दिनों में चल रहा था, एक आध साल और चला, लेकिन अब मोस्टली यूनिवर्सिटी ने ख़त्म कर दिया। सो डुओलिंगो पर रिलाई ना करें, आइल्स के ऊपर रिलाई करें। अभी भी आपको कुछ यूनिवर्सिटीज में डुओलिंगो का मतलब ऑप्शन नज़र आएगा, लेकिन फिर भी मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आपने आइल्स करना, डुओलिंगो नहीं करना। उसके आपको बाद में बेनिफिट नज़र आएंगे। आइल्स आपके पास होना चाहिए और आप यहाँ पे यूनिवर्सिटी में अप्लाई करेंगे। डॉक्यूमेंट्स, वो अगर आप मास्टर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास बैचलर की ट्रांसक्रिप्ट होनी चाहिए और डिग्री होनी चाहिए। डिग्री नहीं है तो वो एक प्रोविजनल सर्टिफिकेट होता है, वो चाहिए होता है, वो होना चाहिए, वो हो आपके पास। अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप बीएससी की बेस पे भी पीएचडी में अप्लाई कर सकते हैं और मास्टर की बेस पे भी कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड है। और फिर फर्दर जिस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना, जिस प्रोग्राम में अप्लाई करना, उसका देखें कि उनकी क्या रिक्वायरमेंट है। वो मास्टर की डिग्री चाहते हैं कि नहीं चाहते, या वो डायरेक्ट बैचलर के बाद ही आपको पीएचडी में ले लेंगे। ये रिक्वायरमेंट आपने यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से पढ़नी है फॉर पीएचडी। तब आपको डॉक्यूमेंट्स का पता चल गया। इंग्लिश का एग्ज़ाम होना चाहिए और आपकी ये एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, सीवी होनी चाहिए, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। हर जब भी आप किसी भी वेबसाइट पे अप्लाई करेंगे यूएसए में मास्टर या पीएचडी के लिए, तो वो आपसे, या बैचलर के लिए भी आई थिंक, वो आपसे स्टेटमेंट ऑफ पर्पस का एक फॉर्म होता है, वो जो उनका पोर्टल होता है ना जिस पे अप्लाई करना। हर यूनिवर्सिटी का अपना पोर्टल है, ये आपने चूज़ करना है कि किस यूनिवर्सिटी में करना है। तो वहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ पर्पस भी लिखना पड़ता है कि आप इस प्रोग्राम में क्यों आ रहे हैं, ऐसी क्या इंस्पायरेशंस थी आपके, क्या ऐसे एम्स हैं कि आप इस प्रोग्राम में आ रहे हैं, और उसके बाद वो क्या फ़ायदा होगा। वो अगर आप गूगल पे स्टेटमेंट ऑफ पर्पस के कुछ टेम्पलेट्स ढूंढें तो आपको मिल जाएंगे। ये तो मैंने आपको कोर रिक्वायरमेंट्स बता दी। जीआरई ऑलमोस्ट मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ में ख़त्म हुआ पड़ा है। ख़त्म नहीं मतलब वेव किया उन्होंने कोविड की वजह से, और वैसे भी कुछ एडमिशन्स को बढ़ाने के लिए, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की नंबरिंग यहाँ पे ज़्यादा करने के लिए उन्होंने इसको वेव की है। बट फिर भी आप जिस प्रोग्राम में अप्लाई करेंगी उसकी वेबसाइट पे जाएं, वहाँ पे देखिए उनको आइल्स इंग्लिश एग्ज़ाम के साथ जीआरई चाहिए कि नहीं चाहिए। ये आपने यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट, कोर रिक्वायरमेंट है जो आपने पूरी करनी होती है। और परेशान ना हो कि आप अगर एक यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को सर्च करें और उधर लिखा हो कि जी यहाँ पे आइल्स चाहिए और साथ में जीआरई भी चाहिए, तो ऐसा नहीं है। आप अल्टरनेटिव मतलब यूनिवर्सिटीज़ को सर्च करते रहे। आई एम श्योर 100 में से 40-50% ऐसे प्रोग्राम्स होंगे आपकी डिग्री से रिलेटेड जिसमें जीआरई वो नहीं मांगेंगे। हारना नहीं है, सर्च करना है, आपको मिल जाएगा। ये कोर रिक्वायरमेंट होगी। ये तो हो गया डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए होते हैं और अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे करना है, डॉक्यूमेंट्स आपके पास पूरे होने चाहिए, वो स्कैन करके आपने अपने कंप्यूटर में रखे हुए हैं। यही 3-4 डॉक्यूमेंट्स मेन होते हैं। अगर मैं इसकी समरी दोबारा से बताऊं, आपके पास डिग्री हो, ट्रांसक्रिप्ट हो, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस हो, आपका लिखा हुआ आपके पास वर्ड की फॉर्म में लिख के रख लें, ठीक है, मतलब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो टेम्पलेट है उसमें लिख के रख लें। और आपके पास इंग्लिश का आइल्स एग्ज़ाम होना चाहिए, ये लास्ट में आइल्स एग्ज़ाम, या मतलब कि ये तो आपके पास होना चाहिए। और जीआरई का ये है कि पहले उस आप टारगेट कर लेंगे कौन सी यूनिवर्सिटी को टारगेट करना है, और फिर अपना प्रोग्राम देखें और देखें कि इधर जीआरई चाहिए कि नहीं चाहिए। बाज़ का ऐसे होता है कि
एक यूनिवर्सिटी के अंदर एक प्रोग्राम में जीआरई चाहिए होता है, दूसरे में नहीं चाहिए होता। सो फॉर दैट आपको सर्च करना पड़ेगा। बड़े गौर से ये बातें सुनिएगा, सही है। ये हो गया आपका एडमिशन का। अब यहाँ पे यूनिवर्सिटी जो यूएसए की यूनिवर्सिटीज़ हैं, यहाँ पे हम दो तरीके से आ सकते हैं। एक होता है J1, एक होता है F1। अब जो J1 होता है ना, उसको कहते हैं एक्सचेंज वीज़ा। उसमें ये होता है कि आपने अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद पाकिस्तान वापस आके 2 साल सर्व करना है। और जो F1 वीज़ा होता है ना, वो एक किस्म का स्टूडेंट का कह लो खली वाली वीज़ा होता है, इंडिपेंडेंट वीज़ा होता है, सही है। आसान जुबान में मतलब समझा रहा हूँ आपको, आसान भाषा में। तो जो F1 वीज़ा होता है, उसमें ये होता है कि आप अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद ये कोई रिक्वायर नहीं होता कि आपने पाकिस्तान वापस जाना है, वहाँ पे जाके सर्व करना है। नो। जो J1 है ना, J1 पे कौन कौन से लोग आते हैं? मोस्टली पोस्ट डॉक करने आते हैं और PhD करने के लिए आते हैं, या फिर जिनका फुल ब्राइट स्कॉलरशिप लगा हो, जहाँ पे पाकिस्तानी गवर्नमेंट जिनके कोई पार्टनरशिप हो यूएसए के साथ, जैसे फुल ब्राइट में मतलब स्टूडेंट्स को बुलाते हैं हर कंट्री से, तो वो J1 वीज़े पे आते हैं। या फिर HEC का जैसे यूएस पाक नॉलेज कॉरिडोर प्रोग्राम है, उसमें ये होता है कि HEC फंडिंग करती है आपको। अगर पाकिस्तानी गवर्नमेंट का 1 रुपया भी फंडिंग में इन्वॉल्व हो गया तो वो वीज़ा J1 हो जाता है। F1 वीज़ा कौन सा होता है? F1 वीज़ा वो होता है कि जिसमें आपको वापस नहीं जाना पड़ता, जिसमें 2 इयर्स की होम रेजिडेंसी रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपने वापस पाकिस्तान जाना है, वहाँ पे जाके आपने वहाँ पे सर्व करना है, या 2 साल वैसे भी रहना है। मतलब असल में 2 साल सर्व नहीं करना। इसका मतलब ये है कि ये अमेरिकन J1 वीज़े की एक शर्त है कि आपने 2 साल यूएसए से बाहर रहना है। वो आपकी मर्जी है, आप उधर से पाकिस्तान ना रहें, आप किसी और कंट्री चले जाएं, वो आप पे डिपेंड करता है। उनकी ये यूएसए वालों की ये शर्त है कि 2 साल बाहर रहना है, ठीक है। ये एक चीज़ आपको J1 के बारे में F1 क्लियर करती है। F1 में ऐसी कोई शर्तें नहीं होती। अच्छा, F1 का स्टेम साइंसेस, ये जो साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, जो इस तरह की फील्ड्स, मैथमेटिक्स, जो इस तरह की फील्ड्स होती है ना, इनमें एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद एक्सटेंशन मिलती है। वो एक्सटेंशन होती है आप एक्सटेंशन का मतलब ये है कि जैसे आपकी एजुकेशन कंप्लीट होगी, आप इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस लेने के लिए आप किसी कंपनी में जॉब करेंगे और वहाँ से आप एक ऑफर लेटर ले आएंगे। वो ऑफर लेटर आप अपनी यूनिवर्सिटी को दिखाएंगे, वो आपकी उसी F1 वीज़े को एक्सटेंड कर देगी OPT के लिए, जिसे ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग या इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस, जॉब एक्सपीरियंस लेते हैं उसके लिए। तो आप 12 महीने तक रह सकते हैं, लेकिन ये एक्सटेंडेबल है। रिसेंटली गवर्नमेंट इसको 36 मंथ तक एक्सटेंड करती है। उसके दौरान आप जॉब ढूंढ लें। F1 वालों की ये बात करूँ, J1 वालों को तो वापस जाना पड़ता है, वो 2 साल उधर गुजारे, फिर दोबारा इधर वापस जॉब ढूंढ लें, या फिर पोस्ट डॉक करने के लिए PhD के बाद आ जाए, या PhD करने के लिए आ जाए, वो मतलब इन। अच्छा, एक और चीज़ बता दूँ, कुछ J1 प्रोग्राम ऐसे होते हैं जिसमें 2 साल आउट होना होता है। फॉर एग्जाम्पल, जो अगर आप इधर PhD करने आते हैं, HEC के कॉरिडोर जो प्रोग्राम है उसके थ्रू, तो आपको बाहर जाना पड़ेगा पाकिस्तान। लेकिन अगर आप फुल ब्राइट पे आते हैं, आई एम नॉट श्योर, बट मुझे मतलब ऐसा ही लगता है, मैं फिर भी कभी कमेंट सेक्शन में इसको कंफर्म कर दूंगा। जो फुल ब्राइट पे आते हैं ना, वो एक सेपरेट स्कॉलरशिप प्रोग्राम है, वो यूएसए की गवर्नमेंट की तरफ से है। तो उसमें यूएसए की गवर्नमेंट का पैसा इन्वॉल्व है। उसमें ये होता है कि आपको वापस नहीं जाना पड़ता, आपका PhD में भी मतलब आप इनरोल हो सकते हैं। लेकिन नेक्स्ट जो है वो आपको, जब भी आपकी मेरे ख्याल में डिग्री ख़त्म होनी है, तो आपको वापस जाना होता है। खैर मैं इसकी डिटेल कमेंट्स में आपको कर दूंगा। अगर फुल ब्राइट पे आते हैं तो उसका मतलब क्या तरीका कर, उसमें आपको वापस पाकिस्तान जाना पड़ता है कि नहीं पड़ता है। लेकिन जो HEC का है ना, उसमें आपको लाजमी 2 साल यूएसए से बाहर रहना होता है। अब ये आपने डिटरमिन करना है। अगर आपको अच्छा, F1 कैसे मिलता है? F1 ये होता है कि आपको यूएसए की यूनिवर्सिटी फंडिंग करेगी, यहाँ की यूनिवर्सिटी आपको स्कॉलरशिप देगी, पाकिस्तान का कोई रोल नहीं होगा उसमें, और उसी पे आप सर्वाइव करेंगे, आपकी फीस भी वो पे करेंगे। वो होता है F1। और F1 ये नहीं है कि यहाँ से फंडिंग मिले, आप प्राइवेट सेल्फ फाइनेंस पे आते हैं, अपने खर्चे पे आते हैं यूएसए में, वो भी F1 में आएगा, सही है। लेकिन उसमें क्या है कि आपको यहाँ पे आके अपनी फीस, अपना खर्चा खुद बर्दाश्त करना होगा।
बाकी यहाँ पे लोग काम भी करते हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट एक और वीडियो में बनाऊंगा, स्टूडेंट्स को बताऊंगा इसके बारे में। लेकिन आपको आज ये क्लियर हो गया है कि F1 क्या होता है, J1 क्या होता है, कोर रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं। ये कुछ समरी के पॉइंट्स है, ये मैंने आपको बता दी कि ये चीज़ें रिक्वायर होती हैं। अब फिर एक और चीज़ होती है, लोग कहते हैं यार फंडिंग कैसे ढूंढनी है। अगर आप HEC के थ्रू भी अब मैं बात को यहाँ पे मास्टर के लिए नहीं करूँगा, मैं PhD के लिए करूँगा। मास्टर के लिए वो कोर रिक्वायरमेंट्स पूरी करें, यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें, वो सेल्फ पे आ पाए ना, मतलब। और HEC जो स्कॉलरशिप देता है ना पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए, वो सिर्फ PhD के देता है, मास्टर के नहीं देता। मास्टर के लिए ज़्यादातर लोग इंडिपेंडेंटली प्रोफेसर्स को ईमेल करके उन मतलब फंडिंग जीतते हैं, तो मास्टर के लिए आ सकते हैं। या फिर PhD वाले स्टूडेंट्स भी ऐसे करते हैं जो F1 पे आना चाहते हैं, कि वो प्रोफेसर को ईमेल करते हैं, फंडिंग जीतते हैं और यहाँ पे आ जाते हैं। लेकिन अब मैं बात करता हूँ PhD। अब PhD की बात करने लगा हूँ, PhD थ्रू HEC और PhD थ्रू USA यूनिवर्सिटी कि आपको फंडिंग किस तरफ से मिलनी है। अगर तो आपको HEC की तरफ से फंडिंग मिलनी है तो आपका वीज़ा J1 होगा। अगर आपको फंडिंग यहाँ की यूनिवर्सिटी की तरफ से मिलनी है, USA की यूनिवर्सिटी की तरफ से, तो फिर आपका वीज़ा F1 होगा। फंडिंग दोनों में मिल जाएगी PhD के लिए, जिसको कहते हैं कि स्कॉलरशिप जीता है। अब जो HEC का है ना, उसके लिए ये है कि आपको अगर उनकी कैटेगरी 1 और 2 है, वो आप पढ़े उनकी वेबसाइट पे जाके, US पाक नॉलेज कॉरिडोर कैटेगरी 1 एंड 2 आपको पता चल जाएगा। एक तो आपने जब अप्लाई करना है तो आप एडमिशन यहाँ USA की यूनिवर्सिटीज में सिक्योर करना है। तो उन्होंने ना कैटेगरी 1 और 2 में QS रैंकिंग रखी हुई है। QS रैंकिंग कैटेगरी 1 में 50, टॉप की 50 है, और कैटेगरी 2 में टॉप की 300 है। तो उनमें एडमिशन सिक्योर करना होता है। और अब एडमिशन जब आपने यूनिवर्सिटी से सिक्योर करना है तो आपको उस यूनिवर्सिटी की सारी रिक्वायरमेंट पूरी करनी पड़ी होंगी, जैसे IELTS हो गया, अगर GRE चाहिए तो GRE भी, और बाकी ये चीज़ें भी। फिर HEC ने अपनी रिक्वायरमेंट सेपरेट रखी हुई है। अब HEC की रिक्वायरमेंट में फॉर एग्जाम्पल अगर GRE है या फिर हैट है, आपको वो देना पड़ेगा क्योंकि आपको फंडिंग चाहिए HEC से। तो इसलिए आपने दोनों की रिक्वायरमेंट को पूरा करना है अगर आप HEC के थ्रू आना चाहते हैं। अगर आप USC की मतलब F1 पे आना चाहते हैं, जिसमें HEC का कोई रोल नहीं है, जो कि एक इंडिपेंडेंट स्टूडेंट वीज़ा है, उसमें फिर आपको यहाँ पे USA से फंडिंग लेना पड़ेगी। अब USA से फंडिंग कैसे लेनी है? USA से फंडिंग लेने के लिए आप प्रोफेसर को 2 तरीके होते हैं, सही है, 2 तरीके होते हैं। ये नहीं है कि बड़ा अनप्रोफेशनल किस्म से आपने यहाँ के प्रोफेसर को अप्रोच करना है। खुदा रहा ये ना खींचेगा, आपकी वजह से दूसरे लोगों को भी इश्यूज हो सकते हैं। वो फिर एक जनरल परसेप्शन बन जाती है कि पाकिस्तान के लोग इस तरह के हैं। तो अपने मुल्क का नाम खराब ना करें। नहीं मिलता स्कॉलरशिप, दैट्स फाइन, बट नाम ना खराब करना। क़यामत के दिन आपको इस चीज़ का जवाब देना पड़ेगा, सही है। ये काम नहीं करना आपने कि अब अभी थोड़ी देर के बाद मुझे आपकी तरफ से मैसेज आ जाए कि यार मुझे अपना ईमेल टेम्पलेट भेज दें, ईमेल फॉर्मेट भेज दें, मुझे अपना स्टेटमेंट ऑफ पर्पस भेज दें। ये काम नहीं करना। अब मेरे भाइयों की तरह है, मैं आपको अभी रात के 3:30 हो रहे हैं और मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, सही है। तो इसलिए ये काम नहीं करना, और फिर किसी से भी नहीं लेना, अपना खुद बनाएं और उन प्रोफेसर को ईमेल करें। अब प्रोफेसर को ईमेल क्या करनी है, मैं एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं रिसर्च का स्टूडेंट हूँ, मैं करता हूँ प्लांट बायोलॉजी पे रिसर्च, मैंने DNA RNA पे फॉर एग्जांपल काम किया, एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ। तो मैं सिर्फ उन्हीं लोगों को अप्रोच करूँगा जिनका DNA RNA पे काम होगा, जिनकी उन पे एक्सपर्टीज होंगी। तो उनको मैं बताऊंगा कि प्रोफेसर मैंने मास्टर के अंदर ये मेरा रिसर्च एक्सपीरियंस था, मेरी ये एक्सपर्टीज़ है, और फ्यूचर में मैं आपके इस प्रोजेक्ट पे काम करना चाहता हूँ। अब उन प्रोफेसर का कैसे पता चलेगा? वो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट ओपन करें, वहाँ पे उन प्रोफेसर को देखें उन्होंने काम क्या किया हुआ है, उनकी रिसेंट पब्लिकेशंस पढ़ें, आपको आइडिया हो जाएगा। आप उस हिसाब से उनको अपना जो आपका भी अपनी स्टेटमेंट है वो ईमेल में उनके सामने रखें, और साथ में अपनी CV अटैच कर दें, और साथ में उनको बताएं कि मैंने सारी रिक्वायरमेंट्स मीट की हुई हैं, जैसे IELTS हो गया, या फिर अगर GRE रिक्वायर है तो GRE का बताएं। और उन्हें ये कहीं फ्यूचर में मैं इस प्रोजेक्ट पे काम करना चाहता हूँ, और फिर ये बताएं कि इस प्रोजेक्ट पे क्यों काम करना चाहते हैं। यार शॉर्टकट कोई नहीं होता। आप किसी को कहेंगे मैं गरीब हूँ और मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, मैं US से आना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे आके पढ़ना चाहता हूँ, यहाँ पे ये काम नहीं चलता। पाकिस्तान में फिर भी आप पे कोई तरस खा जाता है, यहाँ पे इस चीज़ पे कोई तरस नहीं खाता। आपको अपना शो करना है, आपको आपके पास अगर एक्सपर्टीज है
आपके पास वो नॉलेज है तो अप्लाई करें, उनको ईमेल करें। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है, आपके पास एक्सपर्टीज नहीं है, तो प्रोफेसर को ईमेल ना करें। यहाँ पे ये नहीं है, लक लक का नहीं है कि आजमा लिया, नहीं, ऐसा नहीं है। F1 की फंडिंग मिलना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, सही है। मतलब इतनी भी मुश्किल नहीं है, लेकिन फिर भी मुश्किल है अगर देखा जाए तो। और चंद एक लोगों को मिलती है डिपार्टमेंट में, पास ज़्यादा को नहीं। और जो J1 की फंडिंग है ना, जो पाकिस्तान की तरफ से, वो सबको मिल सकती है। उसमें क्या है, उसमें प्रोफेसर को ईमेल करें, उसको आप कह के मैंने आपके साथ काम करना है, मेरे पास फंडिंग अवेलेबल है। वो कहेगा कौन सा फंडिंग सोर्स है, आप उसको साथ में लिखोगे हायर एजुकेशन कमीशन बाय पाकिस्तान गवर्नमेंट के, हमारे पास ये फंडिंग अवेलेबल है। तो फिर वो उसको इतना इशू नहीं होगा, वो आपको मतलब कि राज़ी हो जाएगा आपको एक्सेप्टेंस देने के लिए। एक्सेप्टेंस देने का मतलब ये है कि कंसेंट वो दे देता है कि ठीक है आप अप्लाई करें। तो आप यूनिवर्सिटी में अप्लाई करेंगे, सही है। अब ये F1 की बात नहीं मैं कर रहा, अब ये मैं J1 की बात कर रहा हूँ, जिसमें फंडिंग पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से मिली है। प्रोफेसर को आपने बता दिया कि मुझे मेरे पास फंडिंग अवेलेबल है। आप यूनिवर्सिटी एडमिशन अप्लाई करना है, उनकी जो कोर रिक्वायरमेंट्स हैं जो बाकी स्टूडेंट्स के लिए हैं, वो ये आपके लिए होगी कि आइल्स और GRE और ये चीज़ें, 2-3 डॉक्यूमेंट जो मैंने आपको स्टार्ट में बताए थे, ये आपके आपके पास होने चाहिए। आप अप्लाई करें, आपका एडमिशन सिक्योर हो जाता है। और साथ ही HEC का पोर्टल भी ओपन होता है, वहाँ पे भी आप अप्लाई कर दें। तो अब HEC भी फिर आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगेगा इन केस। अब HEC ने एक और शर्त भी ख़त्म की हुई है, वो शर्त ये है, ये कैटेगरी 2 के अंदर है, कि अगर आप टॉप 300 यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ले लेते हैं USA की, और साथ में आपको यहाँ फीस वेवर मिल जाता है, कि यहाँ की यूनिवर्सिटी ये कहती है कि फ़ीस हम आपकी पे कर देंगे, आपको सिर्फ स्टाइपेंड HEC, मतलब HEC को सिर्फ स्टाइपेंड पे करना होगा। फिर क्या होगा ना, आपको GRE का प्रूफ देना पड़ेगा HEC को, और ना ही हैट का प्रूफ देना पड़ेगा। अदरवाइज आपको HEC की तरफ से हैट भी चाहिए होगा और GRE भी चाहिए होगा। इसके लिए आप ये एक काम करें कि पहले तो HEC की रिक्वायरमेंट पढ़ें। जो USA की रिक्वायरमेंट है वो तो कोर रिक्वायरमेंट है, वो आपको पता है कि आइल्स है, GRE देख लो, अगर उनको चाहिए तो ठीक है, नहीं चाहिए तो दैट्स फाइन। स्टेटमेंट पर्पज है और आपकी डिग्रीज और ट्रांसक्रिप्ट है। लेकिन अगर J1 पे आना चाहते हैं, आपको F1 पे फंडिंग नहीं मिल रही, तो फिर HEC की कैटेगरी 1 और 2 को पढ़ें। उसकी देखें कि उन्होंने क्या क्या टर्म्स और कंडीशंस रखी हुई हैं। मैं नेक्स्ट, आप मुझे बताइएगा, फिर मैं HEC के ऊपर भी एक्सप्लेन कर दूंगा। लेकिन इसमें मेरा मकसद था कि सिर्फ आपको एक्सप्लेन कर दूं कि आप USA में कैसे आ सकते हैं। और F1 के लिए, और जो मास्टर के स्टूडेंट्स हैं, अगर कोई मास्टर के लिए आना चाहता है, तो भाई आप सिर्फ यूनिवर्सिटी की एडमिशन रिक्वायरमेंट देखें, उनको पढ़ें कि उनकी क्या रिक्वायरमेंट है, आइल्स चाहिए या GRE चाहिए, क्या चाहिए। उनको पढ़ने के बाद आप यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं, आपका एडमिशन सिक्योर हो जाता है। तो आप वो एडमिशन जो फॉर्म, मतलब आपके पास ऑफर लेटर होता है, उसके साथ आप वो ऑनलाइन अप्लाई करना होता है वीज़ा के लिए USA। लेकिन मास्टर के लिए वीज़ा रिजेक्शन रेशियो बहुत ज़्यादा है, ऑलमोस्ट 85% वीज़ा रिजेक्शन रेशियो है मास्टर के लिए। तो इसलिए ज़्यादातर लोग जो है वो फिर PhD के लिए आते हैं। मास्टर के लिए कम भी पाकिस्तान से मतलब है नहीं मिलता। इंडिया के साथ उनके ताल्लुकात अच्छे हैं, इंडियन यहाँ पे आते हैं। अब वीडियो बहुत लंबी हो गई है, लेकिन मैंने इसमें बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन की हैं। अगर आप इसको समझें, जिस जगह पे आपको नहीं पता चल रहा ना, वो आप कमेंट सेक्शन में आप करें, मैं इंशाल्लाह हर एक का जो भी कमेंट होगा उसका रिप्लाई दूंगा। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।